नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय एवी पाठक में। आज हम शुरुआत करेंगे कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कक्षा 10 से ही कार्बनिक रसायन का अध्ययन शुरू हो जाता है। तो आज से हम कार्बनिक रसायन के बेसिक कंसेप्ट शुरू करेंगे और पार्ट वाइज पूरा कार्बनिक रसायन आपके सामने रखा जाएगा। उम्मीद है ये बोर्ड परीक्षा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के प्रारंभ में कोई भी कार्बनिक यौगिक ज्ञात नहीं था। पहले केवल अकार्बनिक यौगिक ज्ञात थे और उन्हीं का अध्ययन होता था। प्रयोगशाला में किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं हुआ था। वर्तमान में कार्बनिक यौगिकों की संख्या 20 लाख से अधिक पहुंच चुकी है, जिस कारण इसे रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में हम पढ़ते हैं। अकार्बनिक यौगिकों की संख्या कार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत कम है। अतः कार्बनिक रसायन को एक पृथक शाखा के रूप में पढ़ना हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए और याद रखने में आसानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये शब्द जो आया है, ऑर्गेनिक शब्द जो है ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सजीव। तो शुरुआत में कार्बनिक यौगिकों की प्राप्ति का एकमात्र साधन सजीव थे, जिनके शरीर से ही कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते थे। अब प्रयोगशाला में भी इनका निर्माण संभव हो चुका है। इसके इतिहास के बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी कार्बनिक रसायन में कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कार्बन से। आप सभी को ज्ञात है कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिसका प्रतीक C होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 है और द्रव्यमान संख्या 12। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो इसका होगा 2,4 और sp/df के फॉर्म में यदि लिखें तो 1s2 2s2 2p2 होगा। तो किसी भी तत्व में अगर कार्बन को देखा जाए तो इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होने के दो कारण। पहला कारण है इसकी संयोजकता का 4 होना तथा दूसरा कारण है इसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति होना, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन होना, जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या आज बहुत अधिक पाई जाती है। तो ये प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग आद्य अवस्था में इसके ऑर्बिटलों को दर्शाएं, आद्य अवस्था या प्रिमिटिव स्टेट को हम दर्शाएं, तो ये हो गया 1s
ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। हुंड के नियमानुसार यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो 1s में, 2s में और 2p में, तो देख रहे हैं कि 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। अतः इस स्थिति में कार्बन की संयोजकता जो है 2 आनी चाहिए, किंतु उत्तेजित अवस्था में मतलब एक्साइटेड स्टेट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो जाती है, क्योंकि 2s का भी एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। तो इस स्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 4 हो जाती है। अब 4 संयोजकता होने के कारण और श्रृंखलन की प्रवृत्ति के कारण, अर्थात लंबी से लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। कार्बन किस किस प्रकार से बंध बना सकता है? तो कार्बन एक अधातु है और यह सहसंयोजक बंध बनाता है। अब इस सहसंयोजक बंध जो है 4 प्रकार से बना सकता है। या तो यह चारों एकल बंध बनाए, या एक द्विबंध बनाए और 2 एकल बंध बनाए, या एक त्रिबंध बनाए और एक एकल बंध बनाए, या 2 द्विबंध बनाए। तो कार्बन कुल 4 प्रकार से बंध बना सकता है। या तो चारों एकल बंध बनाएगा, या तो एक द्विबंध बनाएगा, 2 एकल बंध बनाएगा, या एक त्रिबंध बनाएगा और एक एकल बंध बनाएगा, या 2 द्विबंध बनाएगा। और पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि जितने भी एकल बंध होते हैं वे सब के सब सिग्मा बंध होते हैं। द्विबंध में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। त्रिबंध में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो इन सिग्मा और पाई बंधों का अध्ययन कर हम कार्बन परमाणु का संकरण भी ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कार्बनिक यौगिक की ज्यामिति का ज्ञान भी हमको प्राप्त हो सकता है। यदि कार्बन चारों एकल बंध बनाता है तो उसमें sp3 संकरण पाया जाता है। यदि एक द्विबंध और 2 एकल बंध बनाता है तो उस स्थिति में sp2 संकरण पाया जाता है। और यदि एक त्रिबंध और एक एकल बंध या 2 द्विबंध बनाता है, इन दोनों परिस्थितियों में कार्बन परमाणु पर sp संकरण पाया जाता है। अब संकरण है क्या? संकरण जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, तो किसी परमाणु के 2 या 2 से अधिक असमान ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन द्वारा समान ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। जैसे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के परस्पर अतिव्यापन से 2 sp संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। एक s और 2 p ऑर्बिटलों के परस्पर अतिव्यापन से 3 sp2 संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। एक s और 3 p ऑर्बिटलों के परस्पर अतिव्यापन से 4 sp3 संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। अब sp3 संकरण में किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो ज्यामिति होती है वह चतुष्फलकीय होती है। किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो आकृति होती है वह चतुष्फलकीय होती है, और इस प्रकार के संकरण में जो बंध कोण होता है
वह 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। sp2 संकरण में किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो ज्यामिति होती है समतलीय पिरामिडी होती है और इस अवस्था में जो बंध कोण होता है वह 120 अंश का होता है। और sp संकरण में किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो ज्यामिति होती है वह रेखीय होती है और इस दशा में बंध कोण 180 अंश होता है। तो sp3 संकरण में कार्बनिक यौगिक की जो आकृति होगी वह होगी चतुष्फलकीय। sp2 संकरण में किसी यौगिक की जो आकृति होगी वो होगी समतलीय पिरामिडी। और sp संकरण में किसी कार्बनिक यौगिक की आकृति जो होती है वो होती है रेखीय। तो एक sp3 संकरण में एक एकल बंध केवल अगर उपस्थित है कार्बन के चारों तरफ तो sp3 संकरण होगा, मतलब 4 सिग्मा बंधों द्वारा कौन सा संकरण प्रदर्शित होता है, sp3 संकरण प्रदर्शित होता है 3 सिग्मा बंधों द्वारा। sp2 संकरण प्रदर्शित होता है और यदि कार्बन के इर्द गिर्द केवल 2 सिग्मा बंध उपस्थित हो तो sp संकरण प्रदर्शित होता है। अब हम आते हैं सूत्र पर। किसी भी कार्बनिक यौगिक का प्रदर्शन 3 प्रकार के सूत्रों द्वारा किया जाता है। वे सूत्र कौन है, आइए हम देखते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए हम 3 प्रकार के सूत्रों का सहारा लेंगे। पहला सूत्र है मूलानुपाती सूत्र, जिसको हम कहते हैं इंपीरिकल फार्मूला। दूसरा जो सूत्र है उसे हम कहते हैं अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला। और तीसरा जो सूत्र है उसको हम कहते हैं संरचना सूत्र या स्ट्रक्चरल फार्मूला। मूलानुपाती सूत्र किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है। किसी कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है तथा किसी यौगिक का संरचना सूत्र उस यौगिक में परमाणु आपस में किस प्रकार जुड़े हुए उसे प्रदर्शित करता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें एक यौगिक है एथेन। एथेन जो है एक कार्बनिक यौगिक है। अगर इसका अणुसूत्र हम देखें, इसका अणुसूत्र होता है C2H6, मतलब इसका अणुसूत्र बता रहा है कि एथेन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं तथा इसका अगर हम मूलानुपाती सूत्र लिखें तो इसको सरल रूप में लिखेंगे। इसका मूलानुपाती सूत्र मिलेगा CH3 और यदि इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो देखेंगे कि 2 कार्बन परमाणुओं से 3 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए। तो ये कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने के सूत्र हैं मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। इसके अलावा
कार्बनिक यौगिकों में समूहों या मूलकों का अपना एक विशेष योगदान है। समूह या मूलक, जिनको हम ग्रुप और रेडिकल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो समूह या मूलक है क्या? तो किसी यौगिक की संरचना में उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जिनके अपने स्वयं के विशेष गुण होते हैं, उन्हें हम समूह या मूलक कहते हैं। और क्रियात्मक समूह एक शब्द आता है। क्रियात्मक समूह या जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो वे समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक एवं भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं, उन समूहों को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे किसी यौगिक को यदि हम लिखें, बोर्ड को साफ कर देते हैं, फिर देखते हैं कि समूह या मूलक या क्रियात्मक समूह है क्या। अब जैसे एक कार्बनिक यौगिक हम लिखें C2H5OH, तो इसमें दो समूह, C2H5 समूह है और OH समूह है। C2H5 को हम एथिल समूह कहते हैं और OH को हम एल्कोहली समूह कहते हैं। ये दोनों समूह या मूलक हैं, लेकिन इसका जब हम नाम लिखते हैं, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। मतलब यह एल्कोहल का गुण प्रदर्शित करता है, जिसका मतलब है एथिल समूह और एल्कोहली समूह में एल्कोहली समूह जो है वह क्रियात्मक समूह है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण समूहों के नाम और उनके प्रति अभी लिखेंगे, आप सभी उसको याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नामकरण और वर्गीकरण जो है कार्बनिक यौगिकों का, उसको हम प्रारंभ करेंगे। तो एक तरफ हम लिख देंगे समूह का नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे उसका प्रतीक, कि किससे हम उसे प्रदर्शित करेंगे। तो समूह में पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड COOH से, या इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा जो समूह है वह है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोराइड समूह, जिसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं COCl या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl से। अगला समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल एनहाइड्राइड समूह, जिसे हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, या इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड
O सिंगल। नेक्स्ट जो है हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल एमाइड समूह, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड CONH2 से, या इसको लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 से। अगला समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर समूह, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं सिंगल बॉन्ड COOR से, जहां R जो है वह एस्टर समूह है, जहां पर मेथिल एथिल प्रोपिल आदि समूहों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला समूह जो है वह है एल्डिहाइड समूह, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं सिंगल बॉन्ड CHO से, या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से। इसके बाद समूह और भी हैं, जैसे है एल्कोहाली समूह, एल्कोहाली समूह जिसको हम प्रदर्शित करते हैं सिंगल बॉन्ड OH से। इसके बाद है सायनो समूह या साइनाइड समूह भी कहते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड CN से। एक बार आप सभी इन ग्रुप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके रिवीजन में आसानी हो। तो फिर हम कुछ और समूहों का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले समूह पे। अगला समूह अगर हम देखें तो इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध भी है, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध बनाकर। कार्बन कार्बन त्रिबंध है, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध बनाकर। इसके अलावा क्लोरो समूह है, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे सिंगल बॉन्ड Cl से। ब्रोमो समूह है, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे सिंगल बॉन्ड Br से। आयडो समूह है, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे सिंगल बॉन्ड I से। नाइट्रो समूह है, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे सिंगल बॉन्ड NO2 से। इसके अलावा ईथर समूह है, ईथर समूह का प्रदर्शन हम कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से। प्राथमिक एमिनो समूह है, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे सिंगल बॉन्ड NH2 से। द्वितीयक एमिनो समूह है, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड से। तृतीयक एमिनो समूह है, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे N के इर्द गिर्द 3 एकल बंध बनाकर। इसके अलावा कीटोनी समूह है,
जिसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से। फ्लोरो समूह है, जिसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड F से। तो ऐसे सभी समूह जो हैं ये कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण और नामकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसको अवश्य स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जिससे हम आगे जब अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन करना है, वहाँ पर ये बहुत ही काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।